ये उदाहरण से ही तो स्ट्रेटेजी के साथ बात करेंगे। धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा, नकल और मिस गाइड में ही हर अटेम्प्ट खराब करता रहा। आपका अटेम्प्ट आपके जीवन का अमूल्य समय होता है फ्रेंड्स, आपकी जवानी का, आपके लाइफ के इंजॉयमेंट का। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय अपने जीवन का बिताते हो अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, अपने करियर को चार चांद लगाने के लिए। लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जाती है, इस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है एनालिसिस की, रिसर्च की, जिसको कहते हैं ना मिस गाइड हम होते रहते हैं। क्योंकि कोचिंग का जो ट्रैप है वो हमें कहीं ना कहीं निकलने नहीं देता। नकल का जो ट्रैप है, एक भय है, एक इतना भय होता है अरे यार कहीं मैं इस चीज पे ये अप्लाई करूंगा जो जो मैं थ्योरी आपसे बात करना चाहता हूँ जिस थ्योरी पे, तो हमें बड़ा इस तरह का भय रहता है अरे यार ये प्रयोग करूंगा तो पता नहीं मेरा आपकी बार अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, मैं फेल हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ साहस जुटाने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने साहस जुटा लिया ना, साइंस का मतलब कह रहा हूं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इस चीज को मैं डिफाइन करूंगा क्या चीज होती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जिसको बोलते हैं, मैंने कहा एक बात की गांठ बांध लो। आप गांठ क्या बांध लेते हैं, आप ये बांध लेते हैं कि हाँ इस यूपीएससी क्लियर करने वाले ने ऐसे किया, इस कोचिंग के विकास दिव्य कीर्ति जी ने ऐसे बताया, स्प्रिंग बोर्ड के मायचा सर ने ऐसा बताया, विकास सर ने ऐसा बताया। हम नकल करते रहते हैं, लेकिन नकल के अंदर हर बार अटेम्प्ट खराब होते हैं। तो सही चीज क्या है, मैं मेरे खुद के चयन के अनुभव को बताना चाहूंगा। अभी मैंने इस चीज को अप्लाई कैसे किया। मैं तो 11 साल पढ़ाई छोड़ चुका था। 11 साल के अंदर मुझे किसी विषय की समझ ही नहीं रही थी। 11 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद एक व्यक्ति पीसीएस एग्जाम्स को क्रैक करता है, पीसीएस एग्जाम हो यूपीएससी हो, उसको फर्स्ट बार के अंदर कैसे पढ़ेगा। आप इस चीज को उदाहरण सहित समझेंगे। मैं सबसे पहली चीज पर आना चाहूंगा, आरएएस मेंस एग्जाम के सबसे पहले उदाहरण लेना चाहूंगा, उसके बाद में प्रीलिम्स के भी उदाहरण लेंगे। मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो लाया हूं, लेकिन मुझे इस टॉपिक पर बात करना मुझे बहुत ज़रूरी था आपसे। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, सर मैं 5 बार एग्ज़ाम दे दिया, 8 बार दे दिया, 6 बार दे दिया, 4 बार दे दिया। बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, सर आप गाइड करते हैं, आप एग्जाम गुरु हैं, मोटिवेटर हैं, आप इस चीज़ के बारे में बताइए। आप आरएस में सिलेक्टेड हैं, मैं कहता हूँ आप सबॉर्डिनेट में सिलेक्टेड हैं या टॉपर में सिलेक्टेड हैं, आप किस चीज़ से स्मार्ट वे से आप सिलेक्टेड हुए, ये जानना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो चीज़ बताई जाती है वो सिर्फ इतनी बताई जाती है, मैं किस तरह से इस एग्जाम को मैंने क्लियर किया, उसके अंदर जो जड़ होती है बारीक, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा चयन का अनुभव है, जो जिसको मैंने प्रमाणिक रूप से सिद्ध किया है इस रिसर्च को। आप भी तो कुछ ना कुछ बताते ही हो सर, हम तो आपकी बातों की भी नकल करते हैं। ये नकल करना नहीं है, ये गाइड करना है, और आप कहीं ना कहीं मिस गाइड हो रहे होते हैं। ये नकल करना नहीं कहते। नकल करना कैसे कहते हैं, नकल का मतलब क्या होता है, आपने जैसे आपने पढ़ा प्राचीन भारत को, आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ा भारत की एकता और अखंडता के बारे में आपने पढ़ा। आप क्या चाहते हैं, आपके पास टॉपिक है भारत की एकता और अखंडता, उसका बंधा हुआ टॉपिक से आप बंध जाते हैं। अरे यार मुझे बस ये बना बनाया मैटर मिल जाए, मुझे इस किताब से ये टॉपिक मिल जाए, मुझे सिलेबस का ये टॉपिक कवर करना है, यहाँ से इतना पढ़ना है, मुझे इसमें से इस किताब से ही पढ़ना है, इस कोचिंग से ही पढ़ना है, जिस तरह राजवीर सर ने बताया वैसे ही लिखना है, जिस तरह ये अपने जो टॉपर बनते हैं, कोई भी टॉपर हो आप ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ रवि श्याग आप हिंदी माध्यम से ले लीजिए। अरे यार रवि श्याग ने कैसे लिखा है, उसकी आंसर कॉपी देखते हो आप, मेंस की बहुत सारी आंसर बुकलेट देखते हो, अरे यार मुझे भी ऐसा ही उत्तर लिखना है, आप वो नकल करने लग जाते हो। मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा। आपको सिलेक्शन क्या चीज दिलवाती है, जो टॉपर्स बन रहे हैं उनके अंदर एक विशेषता क्या है, उस चीज की गांठ बांध लेनी है आपको। वो चीज आपको बताते भी हैं, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैंने यही चीज किया, बात का पता किया भी हर टॉपर यार किस लेवल पे आगे बढ़ता है, उसकी क्या चीज उसको सिलेक्ट बना रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति ने ये हिम्मत की, उसका फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार में सिलेक्शन हो गया, उसको 4 बार 5 बार इस तरह भटकना ही नहीं पड़ा। वो क्या चीज है उस पर आना चाहूंगा मैं। वो चीज है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। मैं लर्निंग शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, रीडिंग। लोग लर्निंग का अर्थ रीड करना पढ़ लेते हैं। आपको टॉपर्स बताते हैं ऐसे पढ़ना चाहिए, अरे वो पढ़ने के बारे में नहीं बताते, लर्निंग के बारे में बताते हैं।
उस चीज को आप लर्न कैसे करें, अधिगम कैसे करें, उस चीज को आप अपने कॉमन सेंस, जनरल अवेयरनेस, आप अपने मल्टी डायमेंशनल आपकी थिंकिंग जो है, जिस चीज के बारे में अपने चारों ओर हम देखते हैं, एक शब्द के रूप में कहें, हिंदी का एक शब्द बहुत इसके अंदर कामयाब है, चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति का मतलब होता है चेतना का स्तर, आपके खुद का अभिव्यक्ति का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, इस डर को निकाल देने का कि मुझे जो मेरी मौलिकता है, मैं किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुद स्वयं उस चीज को जान रहा हूं, उस चीज को मैं बिना पढ़े ही अभिव्यक्त कर सकता हूं। आप भारत की कृषि अर्थव्यवस्था है, भारत की एकता और अखंडता है। जैसे आपसे एक पर्सन लेता हूं मैं, इस पे एक इस पर्सन से डिफाइंड होगा कि आप अपनी खुद की सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है, खुद की मौलिकता क्या है। जब आप मेंस एग्जाम के अंदर आप अपनी मौलिकता का अभिव्यक्त करने लग जाते हो, तो आपको सिलेबस के हर टॉपिक से ये भय नहीं रहता, और यार मैंने तो इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, और यार बहुत सारी वो किताबें नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी। आपको सिर्फ 2 या 4 फैक्ट की जरूरत होती है। ये मैं उदाहरण से क्लियर करेंगे, आप बने रहें मेरे साथ। समय की कीमत तब होती है जब बेकार समय आप गंवा रहे हो। यहां समय आपके लिए कीमती है, आपके जीवन को, आपके करियर को नई दिशा देने वाला है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाला है ये समय। इसलिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं इस पे बात करूंगा कंपटीशन। बिल्कुल, ये कंपटीशन में एकदम से सरल हो जाता है, आनंदपूर्ण हो जाता है जब आप एक भय निकाल देते हैं अपनी मौलिकता को एक्सप्रेस करने का। आप अपनी मौलिकता को एक्सप्रेस करने लग जाइए, अपनी चैतन्य शक्ति को। एक मैं इस पे उदाहरण देना चाहूंगा। एक शायरी मुझे याद आ रही है कि हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पानी कम था कहने का मतलब खुद का जो पानी है, चेतना है, चैतन्य शक्ति है। रही मन पानी राखिए, पिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। एक व्यक्ति के अंदर अगर पानी है, उसकी सत्यनिष्ठा है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसका खुद का जो साहस है, जो उसका सेल्फ जो अवेयरनेस है, खुद की जो जागरूकता है, कॉमन सेंस है, वो चीज उसका पानी है। आटे के अंदर पानी ना हो तो आटा नहीं कहती। मोती के अंदर वो चमक ना हो, खुद की चमक उसमें ना हो, तो वो मोती नहीं होता है। इसलिए आपको खुद की चमक, खुद की चैतन्य शक्ति के साथ जुड़ना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप उस चैतन्य शक्ति से जुड़ जाएंगे, आप सिलेक्शन निकाल लेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैंने इसी शक्ति का उपयोग किया और मेरा आरएस मेंस दूसरी बार में क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और मेरा चयन हो गया। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, यार क्या चीज आपको आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा सर हमने चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, मैंने सभी यूपीएससी जो टॉपर्स रहे हैं, मेरी काफ़ी बात होती है, मिलना जुलना होता है, इंटरव्यूज होते हैं उनके साथ। एक इंटरव्यू भी इस पर मेरा डाला हुआ है। तो वहां क्या बातें निकल के आती हैं, हम ये पूछते रहते हैं सर कौन सी किताबें पढ़ी, आपने कैसे मेंस लिखा, आपने पढ़ी कैसी। उसकी चीज को बाहर नहीं निकाल पाता इंटरव्यू लेने वाला, या कहीं वो खुद भी नहीं इस चीज को बता पाते हैं कि क्या चीज उनको टॉपर बनाती है। मैंने उस चीज को जाना, मैंने उस चीज का रिसर्च किया, उनसे बात की, तो मैंने सोचा सर आप अपनी मौलिकता को कहां तक एक्सप्रेस करते हैं। उन्होंने कहा यार उस चीज को तो हमने 80% तक यूज किया है। 80% का मतलब क्या है, मैं इस पे सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा। मैं अभी उदाहरण लेता हूं। 80% कंटेंट खुद की मौलिकता, चिंतन शक्ति का होता है, जो आपकी 6वीं क्लास से 5वीं क्लास से लेकर के आपकी बीए तक, एमए तक, आपका खुद का जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी तैयार हो जाती है। इसके बाद में फिर उसमें 20-30% जो फैक्ट आप जोड़ते हो, किस तरह जोड़ते हो, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। एक पर्सन आया है मेंस एग्जाम में कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत एक शक्तिशाली एवं एकीकृत राष्ट्र रहेगा। ये एनालिटिक क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आता है, ये पीसीएस एग्जाम में भी आता है, ये आरएस मेंस में आया है, राजस्थान पीसीएस में। कई चुनौतियों के बावजूद भारत एक शक्तिशाली एवं एकीकृत राष्ट्र रहेगा। वे कौन से राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक घटक हैं जो भारतीय एकता को सशक्त बनाते हैं? विवेचन कीजिए, डिस्कस कीजिए, विवेचन, एनालिसिस, विश्लेषण करना है आपको इसके बारे में। अब यहां देखते ही अपने क्या कहते हैं, अरे यार इसमें तो राजनीतिक, प्रशासनिक घटक है, चुनौतियां एकीकृत, और यार इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यार ये तो क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं यार, 2-4 नंबर तो आ ही जाएंगे। ये भाव नहीं आना चाहिए। इस पे 2 मिनट सोचिए आप, हर पर्सन को 2-3-4 मिनट आप दे दीजिए। डोंट वरी, 2-4 मिनट देने की जरूरत ही नहीं है। अपने को लगता है कि यार मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं सोचने में, सिर्फ 1 मिनट देते हैं। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, यहां आपको 20% फैक्ट की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं कैसे, कई चुनौतियों के बावजूद। सबसे पहली चीज क्या आती है, भारत एक शक्तिशाली एकीकृत राष्ट्र है। यहां चुनौतियां आपके सामने आ जानी चाहिए। आपको सबको पता है भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र है। कौन सी चुनौतियां हैं, वो हर राष्ट्र के सामने होती है। और भारत के सामने कौन सी है, आप हर दिन अखबारों में पढ़ते हो, हर दिन
इन चीज़ों से आप रूबरू होते हो, चाहे टीवी चैनल देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ आपके माइंड क्या है, माइंड को आपने क्या आदत डाल रखी है। एक बंदा बताया उत्तर कहीं पढ़ा हुआ होना चाहिए, कहीं किताब में पढ़ा होना चाहिए, मेरे पास नोट्स होने चाहिए। ये जो आपकी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना है और इस बात की गांठ बांध लेनी है। हाँ यार, मैं जब पर्सन पढ़ते समय या जब भी आगे मेरा एग्जाम होगा, इस तरह के पर्सन आएंगे, वहां मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग की एंटीना को खुला रखना है। खुला अगर रखा है आपने पढ़ाई के दौरान, तो आप इन विषयों पर बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो। मेरे इसमें 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। मैं आपको बताता हूं इसमें सबसे बड़ी चीज क्या रही। यहां अपने किस फैक्ट की जरूरत है, मैं कहता हूं यहां आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की जो चुनौतियां हैं, अलगाववाद है, उपराष्ट्रवाद है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, इन चीजों को, ये तो मैं एक बार समय आपका ना लगे इसलिए मैंने जो लिखा है उसको मैं बता रहा हूं। ये जो मैंने लिखा है ना, मेरी आंसर बुकलेट है, ये RAS PCS मेंस की। शुरू के अंदर आपको भूमिका प्रत्येक उत्तर के लिखनी है। आप 10-12% लिख दो, भूमिका लिखनी आ जाएगी। यहां क्या चीज है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बस आगे डैश डैश कर देना है, पूरा वाक्य कहीं नहीं लिखना है। आपको सिर्फ उस टीचर को एक संकेत देना है। आप टीचर को ये मत समझें कि वह एक स्टूडेंट है, वह प्रोफेसर है, वह सब कुछ जानता है, और ये मानते हुए उत्तर लिखें कि वह सब कुछ जानता है, मुझे उसको संकेत देना है, बस ड्राफ्टिंग देनी है। एक थोड़ा सा, एक जिसको बोलते हैं ना अपने टू द पॉइंट चीजों को उसका डायग्राम बना करके, इस तरह से चित्र बना करके, इस तरह से इधर उधर ये चित्र बना करके उसको समझा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आगे सीधा लिखा मैंने, देखो डैश डैश। ये वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्शों से युक्त भारत प्राचीन काल में ही अनेक विदेशी आक्रमणों में ब्रिटिश कूटनीति के प्रहारों के बावजूद भी आज एक शक्तिशाली व एकीकृत राष्ट्र है। यद्यपि आज वर्तमान वैश्विक संकटों एवं राष्ट्रीय चुनौतियां भारत की एकता के लिए चुनौतियां बन रही हैं। यहां शुरू के अंदर इस चीज को लिख लेना है कि मुझे इसकी चुनौतियां देनी है। शुरू में आपको 5-6 लाइन के अंदर सीधा ही उत्तर पे नहीं आना है कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक घटने, प्रश्न के एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना है। हर अलग अलग स्टेप की अलग अलग उत्तर है, अलग अलग मार्किंग है भी। आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। यहां मैंने चुनौतियां इस तरह लिखी। फिर आगे अब आ जाओ आप अलग अलग टॉपिक पे कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक घटक कौन से हैं जो भारत की एकता को सशक्त बनाते हैं। उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद कई घटक ऐसे जो भारतीय एकता को सशक्त बनाते हैं, अगर लिखित प्रकार से। सबसे पहले राजनीतिक घटक ले लीजिए, सीधा आप टू द पॉइंट लिखते जाइए। ये देखो, सीधा टू द पॉइंट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सीधा लिख दीजिए। संविधान में वर्णित मूल अधिकार और मानवाधिकार, विश्व के स्तर पर मानवाधिकार हैं और भारत में वो है वर्णित मूलाधिकार। सर्वोच्च न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 25 से 30, भारतीय संघीय व्यवस्था, ये चीज आपको मेंशन करनी है। प्रशासनिक कारक, भारतीय आपातकाल, अखिल भारतीय नौकरशाही, उसकी तटस्थता, प्रशासनिक कारण, अनुच्छेद 258, 55, 57, 71, 280, वित्त विभाग, निर्वाचन विभाग जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं। ऐसे अपने कॉमन सेंस को यूज करना है, खुद की मौलिकता। आप ब्रेव होते हो, अरे यार इसका उत्तर तो मैंने पढ़ा ही कहीं नहीं, फिर सोचते हो अरे यार कहाँ पढ़ा था। इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है। खुद को इसके अंदर इस कॉन्फिडेंस से जोड़ना है कि हाँ यार, यहाँ मुझे मेरा मौलिक जो चिंतन है, जो चैतन्य शक्ति है, जागरूकता है, उसको यहाँ मुझे एक्सप्रेस करना है, उसको मेरे को अभिव्यक्त करना है। फिर आता है सामाजिक कारक। समाज के अंदर हम देख रहे हैं विभिन्न धर्म, जातीय समूह, पंथों के मध्य सर्व धर्म संभाव, सहिष्णुता का आदर्श, विभिन्न मेलों, त्योहारों, उत्सवों, विवाह संस्कारों में जो मेल मिलाप होता है, सामाजिक सुदृढ़ता में भाईचारा है, सहिष्णुता पर आधारित जो संस्कृति है, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप लिखिए। आर्थिक कारक, भारत में सर्वत्र आजीविका व स्वतंत्रता, निर्बाध व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, जिसमें वो स्वतंत्रताएं भी निहित हैं। अब इसका कंक्लूजन आपको क्या करना है, सिर्फ 2 लाइन में कंक्लूजन कर दीजिए। उपयुक्त समस्त कारक भारत को एक सूत्र में बांधते हैं और आंतरिक विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352, 360 और 356 जैसे प्रावधान भी भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं। अतः भारत एक सशक्त राष्ट्र, बस इसको डिफाइन कर देना है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसलिए जिस दिन आपकी मौलिकता सशक्त हो जाएगी, आपकी चैतन्य शक्ति आपकी तीव्र हो जाएगी, आपका अधिगम का लेवल आपका बढ़ जाएगा। अधिगम का लेवल के 3 लेवल है। पहला मॉडल है जो सबसे पहले लेवल पे हम लेते हैं, हर्बर्ट का मॉडल, रटंत, तोता रटंत। हर्बर्ट से आगे बढ़ जाइए, हर्बर्ट का मतलब हड़बड़ाए, उसमें नहीं रहना है, तोता रटंत भूल जाते हैं इफेक्ट में। फिर आता है मोरिसन का चिंतन, तार्किक चीजों पे हम उस चीज को एनालिटिक व्यू से जोड़ें,
खुद का चिंतन भी हम परखर करें, खुद भी हम एनालिसिस करना सीखें। फिर आता है ये हंट का मॉडल। हंट का मॉडल ये होता है कि हमें चाहे कोई भी चीज का पता ना हो, हम उस चीज के अंदर स्वयं की मौलिकता को समाहित कर दें, स्वयं के चिंतन के स्तर पर आ जाएं, चाहे किताबें पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो। मॉरिसन का जो सेकंड मॉडल होता है उसमें जो चीजें हमारे पास होती हैं उसके अंदर जोड़ते हैं। लेकिन कई बार हंट का मॉडल का मतलब होता है हमारे पास कोई भी तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, फिर भी उसके बारे में हम लिख सकते हैं। ये भी चीज बताऊंगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है कि तथ्य फैक्ट ना हो। हम जब पहली क्लास से लेकर के बीए एमए तक आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं ऑटोमेटिक, हम जो पढ़ रहे होते हैं। इसलिए इस चीज का कहीं अकाल नहीं रहता है। आपकी जो उछाल है वह उछाल आपका चिंतन शक्ति जिस दिन प्रखर हो जाएगी, इस चीज की गांठ बांध लेंगे, हाँ यार मुझे मेरी मौलिकता को बनाए रखना है, मुझे नकल नहीं करनी है, इस किताब में जो उत्तर लिखा है वैसा ही लिखना है, जिस टॉपर्स ने लिखा है वैसा ही लिखना है, जिस व्यक्ति ने ऐसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है। नहीं, मुझे खुद की अभिव्यक्ति कौशल से, खुद की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से जुड़ना है, खुद की अंतर अनुशासनात्मक अंतर विषयात्मक जो अप्रोच है उसको लागू करना। और इससे संबंधित मेरे सारे वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं। आप कैसे साइंस को लिखें नो नीड टू रिवाइज वाली प्लेलिस्ट में, कैसे ज्योग्राफी के अंदर आप अपनी खुद की अंतर विषयात्मक और मल्टी डायमेंशनल और खुद के अभिव्यक्ति कौशल को सशक्त करें, कैसे इन चीजों को आप नो नीड टू रिवाइज के साथ पढ़ें ताकि आप सिलेबस जल्दी से जल्दी बहुत सिलेबस को एक कम समय के अंदर गुणात्मक रूप से तैयार कर सकें। आप माइंड को ये संकेत मत दीजिए यार ये जो सिलेबस इसका तो एग्जाम के समय में देख लूंगा, उसका कुछ चीजें उस पर आप विहंगावलोकन कर लीजिए। आपने पढ़ा है, सिंहावलोकन किया है हर चीज का। एग्जाम के समय जब होते हैं तो हमें ट्राइंगल स्टडी से गुजरना होता है। बहुत सारा बेस पे पढ़ा, अब आगे धीरे धीरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, टू द पॉइंट। तो आप पन्नों को पलटते जाइए, विहंगावलोकन करते जाइए। सी सेट यानी प्रीलिम्स एग्जाम के लेवल पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और मेंस एग्जाम के लेवल पर आपको एलोबरेट करने की, आपको खुद का कॉमन सेंस है, जनरल अवेयरनेस के तौर पर चीजों की जरूरत होती है। मौलिकता से जुड़ना होता है। सी सेट के अंदर प्रैक्टिस से जुड़ना होता है। बार बार प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालो, देखो उनका पैटर्न्स, उनके अकॉर्डिंग ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ो, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ो, उन्हीं किताबों से जुड़ो। अब मेन चीज क्या आती है, उसमें भी एक बड़ी चीज जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, वो 15-20 क्वेश्चन खुद के तार्किक अप्रोच, खुद के जो जिसको बोलते हैं अपना कॉमन सेंस जिसमें लगाते हैं, एक जिसको बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं तुक्के लगाना, तुक्के नहीं, आप रीजनिंग कैसे लगाएं अपने उस पर्सन का। वो वीडियो मेरा यूपीएससी वाला बनाया हुआ है, उसको आप देखें। निबंध 300 नंबर का यूपीएससी के अंदर निबंध है, वो आपको 50 मार्क्स ज्यादा दिला सकता है और आपको टॉपर बना सकता है, आपको सिलेक्शन देता है। मैं कहता हूं हर पर्सन अपने आप में एक निबंध है। जब आप निबंध लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बिना पढ़े किस टॉपिक पे, तो क्या हम जो चाहे वो 200 शब्दों का हो, 250 शब्दों का हो, इतने ही शब्दों का हो, क्या हम उसको नहीं लिख सकते? वो भी एक निबंध ही होता है, ठीक है। उस चीज को अलग अलग टुकड़ों में लिखना होता है। जैसे एक निबंध आया, मेरे सामने 4 निबंध थे, दूरदर्शन और भारतीय संस्कृति, दूसरा था पर्यावरण की रक्षा और हमारा स्वास्थ्य, तीसरा था दुष्प्रभावकारी बाजारवाद, चौथा था हिंसा और हिंदी फिल्में, भारत में संचार क्रांति। मुझे लगा यार मैं इन सब पे लिख सकता हूं, लेकिन सबसे बढ़िया किस चीज पे लिख सकता हूं। यहां 1 मिनट मैंने दिया, मैंने लिखा हाँ दूरदर्शन भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन दूरदर्शन के कुछ फैक्ट है, उस पर हो सकता है कि मैं नंबर ज्यादा ना प्राप्त कर पाऊं। फिर मैंने दूसरे पे ध्यान दिया, पर्यावरण की रक्षा और हमारा स्वास्थ्य। अरे यार इन चीजों से तो हम आए दिन सामने होते हैं, पूरा पर्यावरण से संबंधित चीजें हमारे सामने आती रहती हैं, हम खुद उनसे 2-4 होते हैं। कहते हैं व्यक्ति जिस चीज का सामना करता है उसके साथ अपनी मौलिक व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकता है उस चीज को। आप एक किसान हैं, किसान से संबंधित अगर कोई एनालिटिक क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप एक कहते हैं एक डॉक्टर हो और चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित भारत में कोई क्वेश्चन आता है, उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आप बहुत अच्छे सजेशन दे सकते हो, उससे संबंधित चुनौतियां उसको बता सकते हो, क्योंकि आपका वह पेशा है, आप उसके अंदर विशेषज्ञ हो। तो विशेषज्ञ कब बना जाता है? जब अपनी चेतना शक्ति, चैतन्य शक्ति, अभिव्यक्ति कौशल, खुद का कॉमननेस, जनरल अवेयरनेस, उस चीज से जब आप जुड़ते हो। वो चीज क्या है? वो चीज है एक एक शब्द को ये डिफाइन करना होता है। आप ये मुझे बताइए, आपको यह कह दिया जाए गाय, अब गाय कहते ही सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, 2 सींग हैं, 4 टांगे हैं, पूंछ है, हरा भूरा काला, अलग अलग उसके रंग होते हैं, अलग अलग देश की, कोई होलिस्टीन गाय है, कोई जर्सी गाय है, कोई थार पारकर है, कोई राठी है। अब बोलो, देखो पूरा लेख लिख सकते हो, उसमें पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो, विभिन्न नस्ल, आप कहोगे भारतीय गायों की विभिन्न विविधताएं, विशेषताएं लिखो, पूरा चित्र आपके सामने आ जाएगा। क्या चीज सोची आपने? सिर्फ एक गाय शब्द आते ही आप पूरे दिमाग में आपकी पिक्चर बननी शुरू होगी। यही चीज कहते हैं, यही चैतन्य शक्ति को जागृत कर लेना है। वो आएगी अभ्यास से। कुछ पर्सन आप लिखना शुरू करो,
ठीक है। और अच्छे शब्दों से जुड़ना शुरू करो। शुरू की आपकी बोलने की जो शक्ति है, आपको अभिव्यक्त करने की, शुरू से कुछ अच्छे शब्द आप सुनना सीखो। आप जब पढ़ो तो पढ़ने के दौरान जो अच्छे शब्द जो आते हैं ना, उन शब्दों पे ठहर जाओ, थोड़ा सा एक लाइन पे ठहर जाओ। हाँ यार, इतनी कितने सुंदर लाइन लिखी है, उसको थोड़ा सा ठहरने का मतलब क्या होता है? हृदयंगम करना, आत्मसात करना, गुणात्मक स्टडी करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हर टॉपिक पे ठहरना है। सिलेबस का एक टॉपिक लें, भारत की एकता अखंडता ले लिया, या भारत की आर्थिक, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां, वहाँ थोड़ा सा ठहरे। यार मैं कहाँ क्या लिख सकता हूँ? वहाँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में इसमें मेंशन कर सकता हूँ, भारत में आर्थिक सुधारों को मेंशन कर सकता हूँ, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को, भारत की हरित क्रांति को, और भारत की वर्तमान में प्रधानमंत्री से संबंध जो भी ये योजनाएं जो लागू की हैं वर्तमान के अंदर, किसान समृद्धि योजना है, कृषि सिंचाई योजना है, भारतीय फसल बीमा योजना है, उन सब चीज़ों से एक अंगूर गुच्छ की तरह आपका जो खुद के साथ कम्युनिकेशन का लेवल जो होता है, कहते हैं ना अंगूर गुच्छ, कम्युनिकेशन का जो ग्रेफ्स है, मॉडल है, वो सबसे ज्यादा सशक्त होता है, उसमें चीजें जुड़ती जाती है। जल जल है, आप कहीं से ही एकत्र कीजिए, नदी से ये आप नदी से, झील से, समुद्र से, जल जल है। उसके अंदर जो मेन सार है वो सेम होता है, तो इसलिए हर एक नोट्स, हर एक पुस्तक, हर एक जगह कंटेंट होता है वो सेम ही होता है। कुछ चीजें कम ज्यादा लेवल पर या अभिव्यक्ति का या शब्दों का ही हेरफेर होता है, उस पर मत जाएं आप। कमल आगे है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे करूं सर, इसका वीडियो बनाया, और साइंस कैसे पढ़ें, टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ें आप। मेरे पास एक साइंस टेक्नोलॉजी की किताब थी शीलवंत सिंह की, उसने सारी कंप्यूटर को, अलग अलग चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये जरूरी नहीं है आप उसी को पढ़े, मैंने आपको कह दिया, वो चीज़ें आपको दूसरी जगह भी मिल जाएगी। मैंने विवास पेनोरमा की भी साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उसमें भी बहुत अच्छा डिफाइन है। और मैंने मैग्रा हिल स्पेक्ट्रम की भी एक अलग से बुक आती है, उसको भी पढ़ा है। एक आरएएस के अंदर जो सिलेक्टेड है मेरे मित्र डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, उसकी आरएएस की अकॉर्डिंग पीसीएस एग्जाम्स की, हालांकि यूपीएससी भी उसमें अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग पुस्तक बनाई हुई है साइंस टेक्नोलॉजी की, वो भी बहुत बढ़िया है। या आप अब एग्जाम के नज़दीक आप किसी भी कोचिंग सेंटर्स के जो नोट्स आप उठा लें, और आप खुद का जो करंट अफेयर्स है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, उस करंट अफेयर्स को उसमें ऐड कर दीजिए। जो भी मेंस में क्वेश्चन है या प्री के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो आप उन चीज़ों के साथ साथ करंट से संबंधित उन चीज़ों के अंदर जरूर आते हैं। निम्न में से सत्य छांटिए, सत्य छांटिए, करंट्स का दे देंगे, पुराने वाला उठा लेंगे। पुराने वाले 2-4 फैक्ट आपके होंगे, जैसे भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में निम्न में गलत तथ्य छांटिए, 4 तथ्य पुराने दे देंगे, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में, थर्ड बारे में, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको दे देंगे। इसलिए करंट से भी जुड़ेंगे। इसलिए भूमिका का मतलब मेंस एग्जाम में 2-4 लाइन लिखनी होती है, वहां 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रुकना होता है, उसको पढ़ना होता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। 10-15 क्वेश्चन तो घर पे आके माथा पकड़ते हैं, और यार इसमें तो असत्य पूछा था, और यार इसमें तो गलत छांटना था, असत्य छांटना था, इसमें ये मैच करना था, अरे यार मैंने गलत मैच करा दिया। ये आपको ध्यान देना है। अरे मैंने 4 नंबर वाले का बिंदु काला कर दिया। आपको पहले से अभ्यास कर लेना है, टेस्ट सीरीज से और से ओएमआर शीट लेके। मेंस का भी वो कहीं ऐसा नहीं है मैं पर्यावरण पे निबंध लिख रहा हूँ, अरे यार मैंने 2-4 निबंध तो पढ़े ही नहीं, अरे पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी, ये डर नहीं रखना है। बंदी बंदाई परिभाषा ढूंढने लग जाते हो, अरे यार पर्यावरण की क्या परिभाषा, सीधे सरल प्रांजल भाषा, स्पष्ट भाषा लिखते हो ना, तभी आप अच्छे मार्क्स पाते हो। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे अफसर बनने जा रहे हो जो जनता से सीधा, स्पष्ट, सरल संवाद कम्युनिकेट करोगे जनता से, वहां आपका संवाद महत्वपूर्ण है। आपकी भाषा बहुत ही सरल शब्दों के अंदर हो, अच्छे शब्दों आप बहुत ही बढ़िया हिंदी अभिव्यक्त कर सके, सरल हिंदी, सरल इंग्लिश। बस मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर के पास जो भी चीज़ होती है, वह चाहे उसके पास लिखित में उत्तर दे दो, उसको भी वो पढ़ने की जहमत नहीं करेगा। वह खुद का जनरल अवेयरनेस, कॉमन सेंस लगाएगा प्रश्न का उत्तर में कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर है, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसलिए उसके माइंड सेट को पकड़िए आप। उसका माइंड सेट यही है। आज एक प्रोफेसर से बात कर लीजिए, सर पर्यावरण पे अच्छा निबंध, वो ये कहेगा आप देख रहे हो पर्यावरण की क्या हालत है, लिख दो। उसको सुधारा कैसे जाता है, लिख दो। वैश्विक प्रयास क्या हो रहे हैं, लिख दो। नेशनल स्तर पर एनडीसीज जो है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो हमारे टारगेटेड हैं, वो क्या है। आप अपने न्यूज़पेपर से और से जहाँ से भी आप अप्रोच से अपने दिमाग को खुला रखिए। आपके पास जो भी कंटेंट है उन सबको उंडेल दीजिए, उसके अंदर अपने ज्ञान के जो कुछ शब्द हैं, फैक्चुअल हैं, उस सबको अभिव्यक्त कर दीजिए। अपना उत्तर बहुत ही सुंदर नजर आएगा, सुंदर मौलिक नजर आएगा, नकल किया हुआ नजर नहीं आएगा। वही चीज़ आपको मार्क्स दिलाती है। मेन चीज़ ये, आप पर्यावरण के अंदर सांस्कृतिक प्रदूषण जो हो रहा है, मूल्यों का पतन, जो नैतिक पतन हो रहा है, उसको भी आप समाहित कीजिए। जो पाश्चात्य संस्कृति है, खान पान है, वो भारतीय पर्यावरण का, वह पर्यावरण ही है हमारा। खान पान भी एक पर्यावरण है, हमारी संस्कृति है, हमारी बोली है, भाषा है, वह भी एक
पर्यावरण है, वर्तमान के अंदर एक पर्यावरण और आ गया, सोशल मीडिया भी एक पर्यावरण है। आप अपनी मौलिकता से उत्तर दीजिए। आप ये डर मत रखिए स्वर में सोशल मीडिया को एक पर्यावरण घटक के रूप में कैसे वर्णित करूं, ये तो शायद ही किसी ने किया हो। अरे आप इसकी हिम्मत जुटाइए, ये चीज आपको सिलेक्शन दिलाती है। ये जो डर है ना, अरे मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा तो पता नहीं नंबर नहीं आएंगी, बस वही हमें मार्क्स नहीं दिला पाती है चीज, और वही हम हर बार अटेम्प्ट देते रहते हैं, हर बार अपने अटेम्प्ट को खराब करके हम फिर लास्ट में क्या करते हैं, या तो अलाइड सर्विस में चयन होता है, IRS मिलता है, या फिर कोई इंस्पेक्टर रैंक में रह जाते हैं। हम टॉपर IAS और IPS बनने से चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? कि हम खुद का जो मौलिक चिंतन है, खुद की जो चैतन्य शक्ति है, जनरल अवेयरनेस है, कॉमन सेंस है, खुद जो हम चीज़ों को आसपास देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, भारतीय राजनीति को, वैश्विक राजनीति को देख रहे हैं, जो अर्थतंत्र है उसके अंदर हम खुद किस तरह प्रताड़ित हैं, हम भारतीय राजनीति के अंदर किस प्रकार से हम भागीदारी कर रहे हैं, किस तरह से हम राजनीतिक आभार है, राजनीतिक जो हमारा खुद का राजनीति के साथ जो जुड़ाव है, जो उस चीज़ को हम राजनीतिक पतन है, राजनीतिक विकास है, आधुनिकीकरण है, इन चीज़ों के अंदर हम खुद को किस स्थिति में पाते हैं, हमारे पास शब्द क्या है, उससे संबंधित हमारे पास जो शब्द हैं उन्हीं को व्यक्त करना होता है। बहुत ज़्यादा बढ़ना ठड़ना, रटा रटाया एक जगह सांचों में ढल जाना, ये चीज़ नहीं है। सांचों में जब ढल जाते हो तो फिर हम क्रांति नहीं कर पाते हैं। हमारे उत्तर के अंदर एक क्रांतिकारी उत्तर होना चाहिए, एक मौलिक उत्तर होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको इसी चीज़ से जोड़ रहा हूँ। आप सीधे और सपाट शब्दों के अंदर लिखिए। मैंने लास्ट के अंदर कंक्लूजन क्या किया, उपयुक्त के समग्र विवेचन, विश्लेषण एवं परिशीलन के उपरांत यह निरूपित किया जा सकता है कि पर्यावरण की शुद्धता से मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। यदि वर्तमान पाश्चात्य व चाइनीज संस्कृति को अपनाकर यानी पिज्जा, बर्गर, बियर और सिगरेट जैसे हानिकारक पदार्थों को खाद्य श्रृंखला में स्थान देने से मानव स्वास्थ्य का पतन निश्चित है। अतः प्राचीन भारतीय व्यंजनों और खाद्य पदार्थों, लस्सी, राबड़ी, कड्डी, दाल आदि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों से मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है तथा पर्यावरण की रक्षा को पारंपरिक उपायों के अपनाने से सतत विकास को सार्थक किया जा सकता है एवं पुरातन जीवन मूल्यों एवं संस्कृति से जुड़ करके हम वर्तमान आधुनिक और इस मोबाइल फोन के एडिक्शन से दूर होकर के हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीधे स्पष्ट शब्दों में आप अपने खुद के चिंतन को आप व्यक्त कीजिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा उत्तर बनेगा। आप बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आप उनको छोड़ दीजिए। इसलिए तो कहते हैं क्या पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। क्या छोड़ना है मतलब जिन चीज़ों में हम खुद का चिंतन यूज कर सकते हैं, यार उसमें कौन सी किताब पढ़ करके क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, क्यों किसी की नकल की जाए, खुद का मौलिक चिंतन अभिव्यक्त किया जाए। एक और मैं क्वेश्चन लूँगा। एक क्वेश्चन आया, भारत सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। साझा सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप सोचते हो रहे हो यार साझा सरकार के बारे में तो पढ़ा नहीं, कैसे लिखेंगे। क्षेत्रीय दलों के बारे में बहुत आप पढ़ के आते हो, कहीं कोई क्षेत्रीय दलों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अखबार पढ़ते रहते हो, आपको पता है क्षेत्रीय दलों का। साझा सरकार आप पढ़ते रहते हो, सबको पता है, यार कहाँ यहाँ टाइम वेस्ट होने की जरूरत है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है इसकी सकारात्मक भूमिका का विवेचन करना है, इसकी नकारात्मक भूमिका का आपको विवेचन करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। देखो सरल शब्दों के अंदर सबसे पहले साझा सरकार का वर्णन कर देना है। सबसे पहले चीज जो पूछी जा रही है इस चीज में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसलिए पहली चीज पे क्या होगी, क्योंकि साझा सरकार का ही मेन टॉपिक क्या है, मुख्य चीज क्या है, प्रश्न की मुख्य चीज है ये साझा सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते। भूमिका के अंदर साझा सरकार की बात हो रही है। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए साझा सरकार क्या है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से मिली जुली सरकार यानी विभिन्न संविध और साझा दलों की सरकार के गठन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों का योगदान है। साथ में परिभाषा आ गई, साथ में क्षेत्रीय दल आ गए। ऐसे शब्दों के अंदर आपको लिख देना है। यह कब आएगी ये चीज, खुद का चिंतन आप सोचते रहें, जब भी चाय पिए, आप जब भी टीवी देखें, अखबार पढ़ें, तो आप सहज रहें। उसको रटने के स्तर पर उसको नोट्स बनाने का जो मेनिया है, जो नोट्स बनाने का फोबिया है, जो जुनून है, वो नहीं रखना है। खुद को सिर्फ एक सहज सरल जुड़ाव रखना है उन चीज़ों से। खुद का जो कहते हैं सरोकार, उन चीज़ों से आप खुद अपने शब्दों को आप ढूंढते रहिए। हाँ यार इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ये तो मुझे पता है यार। आप जब अखबार पढ़ रहे हो तो आप सबका मन कह रहा होता है हाँ यार ये चीज़ें तो मुझे पता है। अखबार पढ़ रहे हो तो फिर भी हमें पता होता है हाँ यार इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अपने बनी बनाई चीज़, रटी रटाई चीज़, एक किताब से बनी हुई एक कुछ शब्दों की परिभाषा, एक निश्चित परिभाषा, निश्चित शब्दों में हम बंधना चाहते हैं, वही गलती करते हैं। उस सांचे से बाहर निकलना है। ठीक है,
अब आगे क्षेत्रीय दलों का तात्पर्य लिख दो। क्षेत्रीय दलों का तात्पर्य राज्य स्तर पर प्रभावी राजनीतिक दलों से जिनका राष्ट्रीय हितों से कम और क्षेत्रीय संकीर्ण हितों से ज्यादा सरोकार होता है। क्षेत्रीय दलों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिकाएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो निम्न प्रकार है। अब हमें किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे 50% से ज्यादा मार्क्स इसमें। शिक्षा, आगे लिखो सकारात्मक भूमिका। किसी भी साझा सरकार में क्षेत्रीय दलों की सकारात्मक भूमिका निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है। आप लिखो, क्षेत्र के सभी वर्गों को राष्ट्र के शासन संचालन में भूमिका प्राप्त होती है, इससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। राज्यों के लिए अधिक वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधायी स्वायत्तता संभव होती है। सौदेबाजी की प्रक्रिया से राज्यों के विकास हेतु केंद्रीय योजनाओं एवं सब्सिडी में अधिक भागीदारी प्राप्त होती है। द्विदलीय और एक दलीय निरंकुशता से रक्षा होती है। ये एक निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार से रक्षा होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आप बोलो, आपको कहीं कोई पढ़ने की जरूरत है क्या? हम रात दिन इधर उधर इस चीज से दो चार होते हैं, इन शब्दों से। इसलिए कहते हैं 80% शब्द आपके पास होते हैं, 20% ही शब्दों की जरूरत होती है। इसलिए कहीं रटने की, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की, उलझने की जरूरत नहीं है। आप आरएस प्री के अंदर, मेंस के अंदर बहुत सारे जो सीधे कॉमन शब्द हैं उनको छोड़ दीजिए, सिवाय कुछ साइंस के, कुछ भारत की इतिहास के, अर्थशास्त्र के जो शब्द हैं, जैसे राजकोषीय नीति है, और है मौद्रिक नीति है, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ मौलिक अधिकार है। इन सब के कुछ जो अनुच्छेद और जो फैक्ट हैं, आंकड़े हैं, उन सबको आप थोड़ा सा देख लेना होता है। मतलब आप 2-4 फैक्ट आपके पास होंगे, इस उत्तर को आप बढ़िया से लिख सकते हो। देखो, फैक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधा स्पॉट लिखना होता है। हमें सिर्फ इन परिभाषाओं की जरूरत होती है। फैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आंकड़ों पर आधारित और एक सीधे स्पष्ट तथ्यों पर आधारित, एक सीधी बात पर आधारित। तो आप सीधे लिखो। केंद्रीय अनुदान हम सभी जानते हैं, देश के सभी राज्यों का एक समान विकास सुनिश्चित होता है साझा सरकार में क्षेत्रीय दलों से, क्योंकि क्षेत्रीय दल सौदेबाजी से केंद्रीय अनुदान प्राप्त करते हैं। क्षेत्र देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियों पर रोक लगती है। आप कहोगे सर क्षेत्रीय दल तो पृथकतावाद को बढ़ाते हैं, इसी चीज पे मैं आऊंगा। कब बढ़ाते हैं, ये चीज आपको समझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। आप ठीक है, पहले कुछ किताबें पढ़ें, कुछ वीडियो सुने, उसी से ही हो जाती है। कहीं कोई बहुत ज्यादा आपको इससे एक बने बनाए नोट्स या किताब की जरूरत नहीं। देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियों पर रोक लगती है, क्योंकि सभी दलों को राष्ट्रीय सरकार में भूमिका प्राप्त होती है, क्षेत्रीय दलों को साझा सरकार में नकारात्मक भूमिका। अब यहाँ क्या चीज आती है, क्षेत्रीय दलों के कारण संविधान सरकार एकदम पंगुए लकवाग्रस्त हो जाती है। जैसे कि वर्तमान में यूपीए गठबंधन को तृणमूल व द्रमुक पार्टी ने ये अंगुली पर नचाया। ये वर्तमान के उस समय के उदाहरण में बता रहा था। इनकी नकारात्मक भूमिका निम्न प्रकार है। क्षेत्रीय हितों को बढ़ा देने से राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है, उसका उल्टा लिख देना है। शुरू में जो लिखा उसका उल्टा लिख देना है। अब यहाँ मैं बता रहा था पृथकतावादी प्रवृत्तियों पर रोक, आपको पता है तमिलनाडु में तमिलों की समस्या है। वहां जब क्षेत्रीय दलों की बात सुनी गई तो फिर श्रीलंका के साथ हो सकता है कुछ मुद्दों पे समझौता करना पड़ा हो, लेकिन वहां जो तमिल है और है उस चीज की जो भूमिका भारत के संदर्भ में वहां समस्या पैदा नहीं हुई। आगे चलो आप, ये सरकारी निर्णय विधेयकों और अन्य बड़े कार्यों जैसे महिला उत्थान, आर्थिक समृद्धि और भ्रष्टाचार पर रोक संबंधी विधेयक क्षेत्रीय दलों के कारण पारित नहीं हो पाते हैं। देखो, महिला आरक्षण विधेयक पर गतिरोध पैदा हुआ, वो कैसे हुआ नहीं पे, ये आप चीजें लिखो। राष्ट्रीय अखंडता और एकता का ह्रास होता है। क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद, उपराष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है, जैसे द्रमुक करना, द्रमुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने किया। अब लास्ट के अंदर आपका कंक्लूजन दे दो, समग्रता है, सीधा लिख दो समग्रता या निष्कर्षतः क्षेत्रीय दलों ने साझा सरकार के शासन में गतिरोध भी पैदा किया है। जैसे मनमोहन सरकार के शासनकाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान अतः क्षेत्रीय दलों का देश हित में भ्रष्टाचार उन्मूलन आदि हेतु राष्ट्रीय सोच विकसित करनी होगी, तभी साझा सरकार की अवधारणा फलीभूत होगी। यानी अपने को सजेशन भी दे देना है भी, इनको है वो राष्ट्रीय सोच विकसित करनी होगी क्षेत्रीय दलों को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रियंका कंवर, सर इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे आगे क्या करना चाहिए जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए? आपको क्या पढ़ना है, इससे महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। आप सिलेबस का 50% टॉपिक है वो खुद के जनरल अवेयरनेस, कॉमन सेंस से जोड़ दीजिए। बात वजन नहीं रखना है, हल्का रहना है। और वो कैसे रहें, ये सारे वीडियोज इस पे बने हुए हैं। ठीक है, आप अलग अलग अपनी नीड के अनुसार वीडियो देख लें। मैं नहीं कहता आप पूरे दिन वीडियो ही देखें, मेरे सारे वीडियो 100-150 वीडियोज है, नो नीड टू रिवाइज है, प्ले लिस्ट है। आप अपनी नीड के अनुसार आप वीडियोस देख ले। ये नहीं है मेरे चैनल पे हज़ारों वीडियो है, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड 100-200 वीडियो है, जिसमें आप घंटा 2 घंटा कभी कभी टाइम दे देंगे वीक में, तो भी आपकी चीज़ें, आपकी क्वेश्चनों का हल मिलेगा। मैं बहुत सारे चिंतन के बाद, खुद के अनुभव के बाद और सच्चाइयों के साथ आपके लिए लाइव सेशन लेके आता हूँ। ये नहीं है कि आपसे लाइव सेशन किया सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए। अगर 10 लड़के भी मुझसे कुछ फ़ायदा उठाते हैं तो मैं अपने आप को खुश समझता हूँ। मैं मेरे कर्म पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं भी आपको भी कहता हूँ, आप पढ़ते रहिए, आप अपने कर्म से जुड़िए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये आप
गठड़ी मत रखिए कि हाँ यार क्या मेरिट रहेगी, क्या कहाँ सिलेक्शन होगा, मतलब कौन सी रैंक आएगी, किस तरह, इन चीज़ों में नहीं जाना। मैं मेरा बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, बस परफॉर्मेंस को बेटर करना है, गुणात्मक बनाना है। यही वीडियो इसी पे आधारित है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे पता है 51 मिनट हो रहे हैं, लेकिन ये 51 मिनट आपके लिए ज़रूरी है कि UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो कार्यक्रम है पर्यावरण का, उससे संबंधित एक प्रश्न आया, हमेशा आता है, हर बार UPSC PCS के मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, कि UNFCCC में पर्यावरण संगठन के सरोकारों के संदर्भ में विकसित देशों और ब्रिक्स देशों की भूमिका का विवेचन कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका खुद का ही चिंतन है। यहाँ 2 फैक्ट आपको याद करने हैं। कौन से भी? UNFCCC की स्थापना कब हुई आपको सब पता है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, रियो प्रथम उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको आपको याद रख लेना है बस, ठीक है। उसको कुछ लोग एक अलग नाम भी देते हैं, उसका नाम था एजेंडा 21, इस तरह से उसका नाम भी देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको 2 फैक्ट की जरूरत है, 2-3 फैक्ट की। आप बहुत अच्छा उत्तर लिखते हो, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, यही चीज़ मैंने इस पर लिखी है। लिखाई भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि बहुत सुंदर लिखाई के चक्कर में आप है वो अपना पेपर खराब कर लेते हो। सबसे पहले क्या लिखना है, UNFCCC क्या है, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र, सीधा UNO लिख दो, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श करके इन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटना चाहता है। देखो सरल शब्दों के अंदर, UNFCCC की स्थापना 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी। आज UNO का यह संगठन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप सम्मेलनों का आयोजन करवाता है। मैंने सीधा कोप सम्मेलन लिखा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्रोफेसर सब जानता है, इस आधार पे उत्तर लिखना है। अब ये कोप 28 हो गया पीछे, देखो इतना गैप आ गया, ये पुरानी मेंस की कॉपी है, पुराना कुछ नहीं होता है, मेंस वैसे ही हो रहे हैं, क्वेश्चन बदल रहे हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे वही आ रहे हैं। कोप का आयोजन किया गया जिसकी प्रमुख उपलब्धि निम्न थी। ये पहले तो आपको सरोकार, देखो पर्यावरण संरक्षण में कुछ उपलब्धियां लिखनी है, फिर विकसित देशों और ब्रिक्स देशों की भूमिकाओं का विवेचन करना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का सक्रिय होना, 2020 से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन संबंधी समझौते के क्रियान्वयन पर सहमति, इसमें 20, 21, 22, 18 कुछ लिख दो। उस प्रोफेसर को भी पता नहीं होता आंकड़ों का, 20 में 21 का, ठीक है, ज्यादा वो भी इस पे नहीं जाता है। यद्यपि इसे कोप 17 डरबन में भी मान लिया गया था। UNCC में ब्रिक्स की भूमिका, आपको कुछ एक प्रकार से कुछ को जिसको बोलते हैं कूटनीति से भी इसमें काम लेना है, कुछ ऐसे वैसे होशियारी भी करनी है, बहुत ज्यादा ऐसे सच्चाइयों में भी नहीं उलझना है। कुछ आपको याद नहीं आ रहा है तो आप एक खुद का एक आइडिया से भी लिख सकते हो। जैसे आपको लिख रहा है UNCC में ब्रिक्स की भूमिका, अब इस पे आ जाओ 5-6 लाइन में लिखने के बाद ब्रिक्स को बताना है क्या है। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल। आप कहोगे सर उसको तो पता है, अरे उसको वैसे तो पता है, आप शॉर्ट शब्दों में लिख रहे हो, आप COP कोप सम्मेलन सीधा लिखते हो, उसको यह समझाने की जरूरत नहीं है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ऐसे कह रहा हूँ। एक आगे आता है ब्रिक्स, उसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, बता दो इसमें ये बताना इसमें ये देश है जिसकी स्थापना 2008 में हुई है, दक्षिण सहयोग का प्रमुख मंच है। अब आगे आपको इस पर क्या लिखना है, इसके स्तर पर क्या बात हुई, गप्पी लगानी है। गप्पे कैसे, आप कहोगे सर गप कैसे, आप अगर UNCC के बारे में तो जानते हो ना, हर मंच पे चाहे वह ब्रिक्स हो, चाहे UNCC हो, चाहे वो G20 हो, हर मंच पे वही समस्याएं रिपीट होती हैं हर देश के द्वारा, पर्यावरण संबंधी, आपसी विवादों संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, ये जो होते हैं राष्ट्रीय हित और वैश्विक हितों से संबंधित जो चिंतन, विकसित देशों का एक अलग चिंतन है, आप सब पढ़ने के दौरान जान जाते हो, अलग विकसित देशों का अलग चिंतन है, एक अलग आर्थिक अर्थव्यवस्था, एक अलग वैश्विक व्यवस्था स्थापना के लिए विकसित देश संघर्ष कर रहे हैं अनकार्ड के तहत, और दक्षिण सहयोग है, उत्तर सहयोग है, और USA की वैश्विक जो भूमिका है, यानी वो महाशक्ति के रूप में जिसको बोलते हैं नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें USA एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन की भूमिका के अंदर है, पूरे विश्व का वह एक ध्रुवीय महाशक्ति के रूप में है, वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है। हालांकि वर्तमान विश्व बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंदर USA की एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से जूझ रहा है, जिसके अंदर वह हस्तक्षेप करता है। आप सब जानते हो जो वैश्विक स्तर पर जो चीज़ें हो रही है वो USA और UNO के स्तर पर बढ़ रही हैं, विकासशील विकसित देश सभी जानते हो, उस चीज़ को आपको लिख देना। मेरे पास हर UPSC 9 वर्ष के पेपर हैं, UPSC के पिछले 9-10 वर्ष के अलग अलग 2 प्रकाशन के अलग अलग उसमें हम देखते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और अब आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है UPSC प्रीलिम्स मेंस के अंदर, हाउ टू रीड, आप पढ़ें कैसे, आप पढ़ते ही गलत तरीके से, इस तरह के लाइव सेशन कुछ मेरे बनाए हुए हैं, तो वो आप जरूर देखें, आपके लिए ये चैनल वेरी हेल्पफुल रहेगा।
आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल बूस्ट होगा तो फिर आपको भी पता चलेगा कि अरे यार वास्तव में सर जो कहते हैं वो चीज़ सही कहते हैं।